एक जो आसिफ शेख थे 2 महीने तक मास्टर स्ट्रोक करते रहे। यकीन मानो ऐसा मास्टर मिस्टेक किए हैं कि रात में दवाई नहीं आ रही है, ऐसा मास्टर मिस्टेक किए हैं। इसीलिए कहा जाता है समझदारों के साथ रहो, पढ़े लिखों के साथ रहो। ये पहला जलसा चुनाभट्टी और सिराज चौक में लेने का मकसद भी यही था कि पढ़ी लिखी खातून उम्मीदवारी कर रही है, तो ऐसे मोहल्ले में जलसा लिया जाए जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस मकसद से यहाँ आज जलसा लिया गया। मैं ये बोला था कि बीजेपी के ये दोनों उम्मीदवार हैं, इसका सबूत दूंगा, मगर वक्त की कमी है। सबूत दूंगा, बुध के दिन निशात रोड पर जो जलसा होगा उसमें सबूत दूंगा। आज वक्त नहीं है मेरे पास। और 29 तारीख बरोज मंगल बदलाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने सुबह 11 बजे निहाल साहब की रिवायत के मुताबिक सुबह 11 बजे आप सब लोग मल्ले की मस्जिद से एक जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। आप सिर्फ एक आवाज के साथ बोलो कि इस शहर में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, इस शहर में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप हाथ उठाकर बोलिए कि मंगल के दिन सुबह 11 बजे आप सब लोग आएंगे और ये शहर देखेगा कि ये शहर बदलाव चाहता है, इन दोनों से बदलाव चाहता है, ये दोनों की 25 साल मिलीजुल से बदलाव चाहता है। शुक्रिया। जैसे कब इब्तदा हो रही है, आप तमाम साथी, मैं अपने बातें रखने आपके पास आई हूँ उस जगह से जहाँ की बातें पूरा शहर सुनता है। और यहाँ ऐसे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं कि जहाँ के मशहूर टीचर, डॉक्टर, वकील और ऐसे जिम्मेदार समाजी खिदमतगार और तालीम याफ्ता पूरे शहर के स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर अदारों में फैले हुए। आज जो मालेगांव शहर का नक्शा हो गया है सियासी, बहुत दुख की बात है। मालेगांव शहर में जो हरे झंडे की सियासत चल रही है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा ये हरे झंडे की सियासत के ताल्लुक से मैं यहाँ के जलसे में बोलूंगी। मैंने अभी तक किसी के खिलाफ नहीं कहा और न मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी बराबरी की सलाहियत किसी में है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये याद रखो, ये हरे झंडे की सियासत, अव्वल तो ये हरा झंडा जो लाए है दोनों तरफ, चाहे वो मजहब के नाम से लाए हो या जो पुराने झंडे को दोबारा लाए हो, ये मालेगांव शहर में भगवे झंडे की दलाली करने वाले हरे झंडे। तुम ये समझते हो, तुम यहाँ आबादी में रहते हो, मुसलमान अक्सरियत में रहते हो, तो तुम बड़ी बड़ी बात करते हो। तुम ये बात करते हो कि कलमा पढ़ के तुम मेरे भाई, तुम मेरे बहन, ये सारे नारे लगाते हो। लेकिन तुमको मालूम है कि यहाँ के जो तालिब इल्म शहर से बाहर जाते हैं, यहाँ के जो लोग नौकरी करने शहर के बाहर जाते हैं, जो चद्दर की फेरी करने लोग जाते हैं, जो डॉक्टर वकील बाहर आते जाते रोजाना सफर करते तालिब इल्म है, ये मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पर हवा बनाया जा रहा है, इसकी वीडियो, इसकी फोटो शायद पसंद है, इस मालेगांव के बाहर भी देखते हैं। मेरी खास तौर पे ये यूट्यूब चैनल वालों और मीडिया वालों से दरख्वास्त है, ऐसी फिरका परस्त वीडियो जिसमें हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद दिख रहे हैं, इसको मत दिखाओ, अल्लाह के वास्ते मत दिखाओ, वरना मालेगांव नाम सुन के तुम्हारे साथ ट्रेन में, बस में खराब सलूक होगा। उसके जिम्मेदार ये सियासत के नाम पर जो अपनी ओर लेने के लिए मजहब का नाम कर रहे हैं। जब फलस्तीन का झंडा ईदगाह पे लहराया गया, जो बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ही कहा कि मेरा इस फलस्तीन के झंडे लहराने वाले से कोई रिश्ता नहीं। उनसे पूछो कि उस वक्त कहाँ थी हमारी, जबकि फलस्तीन का झंडा दिखाना खैर दस्तूरी बात नहीं थी। हिंदुस्तान का बीजेपी आने के बाद भी हमारे सिफारती ताल्लुक
आज भी फलस्तीन के साथ है। लेकिन उस वक्त तुमने लाइल्मी बता दी। आज जो 12 नवंबर के नाम से शेख आसिफ साहब हिसाब मांग रहे हैं, सबसे पहले हिसाब तो इनका होना चाहिए। जैसे ही 12 नवंबर हुई उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बोला कि ये प्लानिंग हुई है, ये हुआ है। जब 12 नवंबर के बेगुनाह लोगों के लिए कोर्ट में समाज जमानत के लिए होती थी तो मरहूम शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते थे कि ये लोग बेगुनाह नहीं है। मतलब वो ये चाहते थे कि 12 नवंबर के लोग जेल में रहे। आज शेख आसिफ किस मुंह से बोलता है कि मैं 12 नवंबर वालों का साथ हूं? तुम्हारे बाप और तुमने 12 नवंबर का सानहा करने में बड़े गुनहगार तुम लोग हो। और आज जो मजहब की बात करते, यही हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने सबसे पहले बैठ के बोला कि 12 नवंबर के वक्त ये पत्थर आए नहीं थे, पत्थर लाए गए थे। जब पहली समाअत हुई 12 नवंबर वालों की, उस वक्त पुलिस ने ये वीडियो बताया, शेख आसिफ का भी मुफ्ती साहब का भी, कि शहर के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि मालेगांव शहर में प्लानिंग की गई थी। पत्थर लाना मतलब प्रिपरेशन प्लानिंग, क्योंकि इनको कानून तो सिफर समझता है, दस्तूर तो सिफर समझता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। और उसके बाद 120 बोझ लगा जिसकी वजह से लोग 11 महीने जेल में रहे। इसके लिए जिम्मेदार शेख रशीद, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जिनको कानूनी सूझबूझ सिफर है। जब मालेगांव शहर में इसी इलाके में असलहा के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंचनामे में किसका नाम था? कौन बंदूक के साथ फोटो खिंचा रहा था? उस वक्त कहा गया था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा था बम ब्लास्ट के बाद कि सब के सब बेगुनाह नहीं है। उस पर जवाब में साथी ने अहमद साहब ने कहा था जितने लोग गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह है। और यही कोर्ट ने भी बताया कि साथी ने अहमद साहब ने जो कहा था, मालेगांव की भी तारीख रही कि मालेगांव शहर में एक आगाज बताया कि भगवा फिरका परस्ती भी होती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद लोगों को समझा कि भगवा फिरका परस्ती क्या होती है। मजहब के नाम पे वोट लेने के लिए आज तुम इलेक्शन में हरे झंडे ला रहे हो दोनों। ये सुन लो, जब इस शहर के लोग बाहर जाएंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे शहर की। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे अक्सरियत के लोगों में गुस्सा आए, अक्सरियत के लोगों को बुरा लगे। मैं एक मिसाल मौलाना जाहिद नदवी को दी थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका लिंक भटकल से जोड़ते थे, क्योंकि भटकल के लोग बहुत शिद्दत पसंद थे और बहुत मालदार थे। तो ये बोला जाता था कि कहीं वहां से तो फंडिंग नहीं हुई। तो तुम ऐसी वीडियो मत चलाओ जिसकी वजह से फिरका परस्त मालेगांव शहर के आम लोगों से बदला ले, सिर्फ तुम्हारे सियासी वोट लेने के नाटक की वजह से। मालेगांव शहर हमेशा दस्तूर को मानता आया है। तुम समझ लो, मालेगांव शहर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह पार्लियामेंट में वोट दिया, इतनी खामोशी से वोट दिया, बिल्कुल चुप रहे। ये बताया नहीं कि हमको क्या करना है। इलेक्शन के दिन उन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। अगर यही नारेबाजी, यही चिल्लाहट अगर हिंदुस्तान भर का मुसलमान करता ना, तो ये जो फिरका परस्त बीजेपी वाले हैं ना, तो 400 पार हो जाते। ये मुसलमान की समझदारी थी तो उसने खामोशी से काम किया। अगर तुम्हारे शहर की हिफाजत चाहते हो तो दस्तूर के पीछे छुपो। दस्तूर हमेशा के लिए बराबर का दर्जा देता है। हमको दस्तूर चाहिए, हमको मजहब के नाम पर नहीं, हमको दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान में रहना है। क्योंकि हम सब एक हैं। अगर तुम मेजॉरिटी से, बड़ी अक्सरियत से लड़ाई करोगे ना, तो तुम बहुत छोटे हो, तादाद में कम हो, माली तौर पर कमजोर हो, पुलिस तुम्हारे खिलाफ आएगी, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ आएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है हमारा दस्तूर। दस्तूर की बात कर। मालेगांव शहर में अल्लाह के वास्ते मजहब की सियासत मत करो। मालेगांव शहर के लोग नौजवान जब इस शहर से दूर जाएं और वापस आए तो बाहिफाजत आए, ये पूरे सारे लीडरान की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन मुहिम में
मैं अपने नजरियात मेरी सोच रखने के लिए खड़ी हूँ। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे हो रहा है। अगर कोई जुआ चलाता है, अगर मान लो कि एक आदमी जुआ चला रहा है और जुएबाजों को, नशे वालों को ये बहुत फरोग दे रहा है, तो तुमने मेरे होके क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? तुमको नहीं रोक पाए। मालेगांव शहर में नशे का इतना ज्यादा बड़ा जाल फैल गया है, तो ये क्या कर रहे थे? ये सुन नहीं रोक पाए। दोनों बराबर के गुनहगार हैं, एक ने किया और एक ने रोक नहीं पाया। ये गुनहगार बराबर के हैं। मालेगांव शहर तब्दीली मांगता है, तब्दीली जात बिरादरी से ऊपर हट के मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, आपसे इल्तिजा करने आई हूँ। मेरे साथ शेख आसिफ जैसे 7 भाई, 70 भतीजे बंदूक और गोली चलाने वाले नहीं है। मैं सिर्फ कानून जानती हूँ। मेरे साथ तुम हो। इस शहर की माँ है, इस शहर की बहनें है, इस शहर के समाजवादी सोच वाले निहारी लोग हैं। ये जो पैदे हुए लोग हैं ना, ये उम्मीद से तुम्हारी तरफ देते। शहर में तब्दीली चाहिए, शहर में हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना, तो तुम्हारे एमएलए को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था इस सनत के ताल्लुक से। उसमें कौन किसके बोलने पे बनी वो कमेटी? रईस शेख के बोलने पे। और रईस शेख तुम्हारे साथ अबू आसिम आसमी साहब है। और जब अखिलेश यादव मालेगांव आए थे ना, तो मैंने जो लीडर आता है उसके सामने चमचागिरी की लोग तकरीर करते हैं। मैंने सिर्फ मालेगांव शहर के लिए, सनत के लिए, वक्त बिल की हिफाजत के लिए मालेगांव नहीं, हिंदुस्तान के जो अक़लियत के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और जो कानून बनाए जाते हैं अक़लियत को दबाने के लिए, उससे बचाव के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, बुलडोजर की सियासत के खिलाफ मैंने ये बात। अगर तुम समझ लो महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हुई तो हिंदुस्तान से भी बीजेपी साफ होगी, और जब साफ होगी तो अखिलेश यादव 3 नंबर के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, बड़ा होना पाएगा। तुम जब जाना, उन्होंने कहा था कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने फिक्स बिल का मामला रखा था, यूपी में बुनकरों के लिए फिक्स बिल, हम भी उनसे मांग करेंगे। अरे हमारी ताकत तो ये है कि बारिश में हम उनके लिए खड़े रहे और वो भी बारिश में भीगते हुए हमारे लिए खड़े रहे। कोई लीडर आता नहीं है बारिश में, ये निहालियों की ही ताकत थी कि अखिलेश यादव भी आकर खड़े रहे बारिश में भीगते हुए। मेरे साथ पर उन्होंने छाता लगाया, कोई दूसरे लीडर के हाथ पकड़ के झटका नहीं। अगर अच्छे ओहदे पे चले गए तो यकीनन जाएंगे, और उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत के लिए, सोच के लिए एक बेहतर उनसे पॉलिसी मांगेंगे। मालेगांव शहर के लोग जो पावर बिल से परेशान है, कारखानेदार से लेके दुकानदार से लेके घर में इस्तेमाल करने वाला, जो बेजा हमारे ऊपर टैक्स, बेजा बिल लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और यही हुकूमत, यही अबू आसिम आसमी, यही अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये वादा है मेरा। मालेगांव शहर में कि तालीम इतनी महंगी हो गई है, आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने घर में बच्चों को आला तालीम देना ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को डाले, सब यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाले। लेकिन जाओ भिवंडी में देखो कि रईस शेख ने 21 प्राइमरी स्कूल को क्या से क्या बना दिया। तो अगर मेरा साथ दोगे तो प्राइमरी निजाम बेहतर होगा, और जो 1 से 7वीं तक है उसको मैं 10वीं तक कराऊंगा, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जो लोग पावर लूम इसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री में, कोई ऑफिस में मालेगांव में इन चीजों का चांस नहीं। इसको लाने की कोशिश, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश मैं आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूंगी। जो खवातीन अपने घर में रहकर रोजगार हासिल करना चाहती है, उनके लिए एक बेहतर इंतजाम, ऐसी पॉलिसी जो हुकूमत की है, उनको लाकर घर पे
की औरत बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल करे। हमको 1500 की भीख मत दो, हमको काम दो, हम काम करेंगे, हम मेहनत करके मजदूरों का शहर है और शान से जीता और शान खड़े होकर बोल रही है। तो ये शहर मेहनत कशर का है, यहाँ मर्द के साथ भी औरत मेहनत करती है और मैं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। और सबसे ज्यादा है मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारा दबदबा। जिस तरह हमने शिवाजी पुतले पे धरना करके निहाली दबदबा बता दिया, वैसे एक हॉस्पिटल जो बंद हो रहा था उसको दोबारा शुरू करवाया। तुम याद रखो, तुम अक़लियत वाले हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम 70% मजदूर हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम्हारे लिए खुद का हॉस्पिटल, किसी की भीड़ का नहीं, मालेगांव सेंट्रल का खुद का हॉस्पिटल हिफ्ज़ान सेहत के लिए लाने की कोशिश हम करेंगे। और मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। वो निहाल अहमद जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम कांग्रेस में आ जाओ, तुमको हम वजीर आजम बना देंगे, तो निहाल अहमद ने कहा था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। मैं उनकी बेटी के घर में न जो आलिम फाजिल बैठे हैं उनकी किसी की ताकत नहीं है कि निहाल अहमद के खून को खरीद सके। अरे तो मेरी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैं जो मालिक हूँ ना, उसके आधे हिस्से के भी तुम मालिक नहीं हो। मैं आज आपके सामने कोर्ट की दरख्वास्त करने आई थी। देखो, मैं निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, गुलाम इकबाल के इंतकाल के बाद, मैं शहर में जेल में रहने के बाद भी रोड पर, सड़क पर आप लोगों के साथ 12 नवंबर का मामला हो, मैं डटी रही, मैं लड़ती रही। ये बहादुरी मैं कोई औहदे में नहीं थी। मुझे फंसाने के लिए भी शेख रशीद साहब अफिड्यूट कर रहे थे, लेकिन उनका अफिड्यूट मैंने घुसेड़ दिया जहाँ घुसेड़ना था। निहाली ताकत से सब अफिड्यूट वाले धरे के धरे रह गए। ये याद रखो कि मालेगांव शहर में अगर तब्दीली ला सकता है सही, तो वो निहाली समाजवादी लोग ही है। मैं कानून जानती हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया है, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। उसके बाद दस्तूर मुझे समझता है, सियासत मेरे खून में है। तुम क्या मुझे सियासत बताएंगे? हम कभी जानते पहले हाथ से मदरसे से सियासत नहीं किए, हमने सियासत आवाम के साथ मिलकर दस्तूरी तरीके से किया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मैं सादी निहाल अहमद के बगैर, बुलंद इकबाल के बगैर आपकी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरी माँ बहनों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे रुपये मत होने देना। मैं 20 तारीख को इलेक्शन में जैसे सादी निहाल अहमद साहब के लिए आप लोग वोटों की बारिश किया करते थे, इस शहर की मुस्तकबिल के लिए, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और मजहब का नाम ढिंढोरा पीट के जो सियासत करते हैं, हमको दस्तूरी हक का इस्तेमाल करके उन तमाम लोगों को जवाब देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दबदबा सादी निहाल अहमद साहब का था और हम लोग बताया, उसको हम आगे भी कायम रखेंगे। ये बोल गए कि निहाल साहब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। मैं इंतखाबी जलसे के सदर साहब यासीन करने वाले हमारी समाजवादी पार्टी के इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार शान-ए-हिंद निहाल साहिबा और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान जो स्टेज पे बड़ी तादाद में बैठे हैं। आज हमारे शहर के लिए इंतखाबी जलसे पुरजोश अंदाज में चालू है। पुरजोश तरीके से यहाँ पे इंतखाबी प्रचार यहाँ पे शुरू हमारे शहर में हो जा रहा है। मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा शहर, हमेशा से बोला जाता था कि हमारा शहर सियासी तौर से बेदारी वाला शहर है, हम में सियासी बेदारी है। हमारे शहर से जो तहरीक निकलती है वो पूरी दुनिया में जाती है, वो फिर वो बाबरी मस्जिद की हो कि फलस्तीन की हो, सारी तहरीक हमारे शहर से निकली। मगर ये 25 सालों के अंदर ये बेदार शहरी, बेदार वोटर जिनको सियासी बेदारी थी, इनकी बेदारी कहाँ चले गई? इनको क्या हो गया? सियासत को समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारे शहर में क्या चल रहा है? हमारे सामने जो दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक मौजूदा आमदार और एक साबिक आमदार, आजी माजी आमदार जो है, आप इनके
इनके जलसे देखो, आप इनके बयान देखो, इनका क्या चल रहा, 5 साल में क्या इन्होंने किया है। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि इसने कुछ काम नहीं किया, वो बोलता उसने काम नहीं किया, मैं उसका हिसाब लूंगा, ये बोलता मैं उसका हिसाब लूंगा। दोनों हिसाब दे नहीं सकते क्योंकि दोनों ने कुछ काम नहीं किया। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल बीजेपी के एजेंट है, माजी आमदार बोलते हैं, और ये बोलते हैं इन्होंने पार्टी का नाम रखा, बीजेपी के बोलने पे रखे। मतलब यह है कि दोनों बीजेपी के एजेंट है और खुले एजेंट है दोनों बीजेपी के। ये शहर हमारा बेदार शहर है, इसमें अब किसी के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, मैं जलसे के अंदर देख रहा हूँ, मुफ्ती साहब बोलते हैं वो खबरी है, वो तो ऐसा है कि उसको इलाम होता है, पुलिस से पहले मुझे मालूमात मिल जाती। दोनों खबरी है, मुफ्ती साहब भी पुलिस के खबरी है, शेख आसिफ भी पुलिस का खबरी है। कभी आप लोगों ने इनको देखा है पुलिस के खिलाफ कोई बयान देते हुए? कभी आपने देखा इनको 12 नवंबर के अंदर जुलूस में आने के लिए? अभी बात करते हम कानून बनाएंगे कि हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो। जब हुजूर की शान के लिए गुस्ताखी के खिलाफ जुलूस निकला तो घर से बाहर नहीं निकले और पुलिस की खबरीगिरी कर रहे थे। ये बोलते मैंने पत्थर देखा था, वो बोलते पत्थर पहले से रखा गया था, और जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गिरफ्तार हुए ये दोनों की मेहरबानी से हुए। हमारे शहर में जितने भी गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी देख देख के ये लोग बताते जाते थे कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। सियासी रहनुमा में सिर्फ मुस्तकिम डिग्निटी था जो जुलूस की शक्ल में वहां पे था, और वो अकेला लीडर था जिसने खुद जाके गिरफ्तारी दिया। एक अलवादा तो ऐसा था जिसकी वजह से जुलूस निकला, हमारे बोलने पे शहर रुक जाता बोलने वाला, साल भर घर के बाहर कोई कानून का पर्व नहीं निकला। गुस्ताख रसूल की सजा देने वाले घर के बाहर में निकले, ये ऐसे आशिक रसूल लोग आए हमको बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे हैरत होती है शहरियान के ऊपर और उनकी बेदारी के ऊपर हैरत होती है। मैं हमारे मुफ्ती साहब को जो आज के आमदार है, महलों में घूमते देखा, लोग उनको फुलार कर रहे, लोग उनको मिठाई खिला रहे, लोग उनको दूध पिला रहे। उन्होंने क्या काम किया जो उनको दूध पिला रहे और आप हाथ फुलार कर रहे? मुझे पता उन्होंने 5 साल में क्या काम किया और उससे पहले 5 साल में क्या काम किया। दोनों ने क्या काम किया? 15 साल वो आमदार थे, 15-10 साल ये थे, दोनों के पास कारपोरेशन थी, दोनों के मेयर थे, दोनों ने क्या काम किया? ये पहला शहर मैं देख रहा हूं कि कामचोर का फुलार हो रहा है। वो नौजवानों के लिए कुछ स्कूल लाया, नौजवानों के लिए रोजगार की बात किया। बुनकर एमएलए बोलते अपने आप को, उन्होंने बुनकर के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम लाई, कोई इंडस्ट्री लेके आए हमारे शहर में कि 12 नवंबर के लोगों को कुछ दिलासा दिया कि किसी को छुड़ाए। गढ़ की यात्रा जब यहाँ से निकल रही थी, जब कभी आए मुफ्ती साहब, जब मुफ्ती साहब आए ना, जो माजी ईमानदार है शेख आसिफ आया, जिनका वो गढ़ है, हम 5 भाई और 25 बहन और 50 के हमारे 75 बोलने वाले, कहाँ गए वो? कभी आज तक आए कभी वो? और आज आस्तीन चढ़ाने की बात कर रहे हो, मेरे को आप चुन गए तो मैं आस्तीन चढ़ाऊंगा। घर के बाहर निकलते नहीं जब तक 15 लोगों के आजू बाजू जमा नहीं होते। ये हमको हिम्मत की बात करेगा। मुफ्ती साहब के बारे में तो मैं एक बात बोलूंगा कि शहर के अंदर जो चीज चल रही है सिर्फ उनकी वजह से चल रही है। पूरे कल मैं इनकी तकरीर सुन रहा था, शहर में जो 2 नंबर का धंधा हो रहा है वो माजी आमदार करा रहा है, जो तो गोली गांजा चरस बिक रहा है वो माजी आमदार कर रहे हैं, अच्छे लोग को कारोबार में लाया है, अच्छे लोगों को वो बिगाड़ रहा है, पुलिस की रेड भी वही करवाता है। वो सब करता तो तुम क्या कर रहे थे? मेरे वार्ड के अंदर जुआ गांजे का धंधा चलता था, जो भी 2 नंबर का चलता था, मेरे पास 3 नंबर 42 के लोग आके बोले कि सर वहां पे चलता है। माँ बहने हमारी आई, नौजवान आके मुझे बोले, दूसरे दिन जेसीबी लाके कारपोरेशन की बिना पुलिस का प्रोडक्शन लिए पूरी बस्ती तोड़ डाला था। मैं देख लो अभी भी आप लोग जाके, ये आमदार होके रोते घूमता है, इसने कौन से 2 नंबर के धंधे को रुकाया? इसको तो मुझे लगता है कि हफ्ता मिलता होगा ये 2 नंबर के धंधों से। ये आलम दीन है, इन्होंने कौन से ऐसा काम किया कि हमारे शहर में कोई सुधार है? ये वार्ड जो पक्के वार्ड जिसको वो अपनी जागीर समझते कि यहाँ से मैं जिसको खड़ा करूंगा वो चुन के आएगा, और अभी तक उन्हीं के उम्मीदवार चुन के आया है। क्या यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं ये वार्ड के अंदर वही शरीफ आदमी है, बाकी बदमाश है, वो पढ़ा लिखा है, बाकी क्या जाहिल है?
यहाँ उनके साथ अभी भी आप लोग देख लो, वही लोग घूम रहे हैं जिनको उम्मीदवारी के ख्वाहिश है। ये पक्के वार्ड में अभी मैं बोलता हूँ, इसके आगे से इंशाल्लाह इनकी सीट भी नहीं आएगी, समाजवादी के उम्मीदवार पक्के वार्ड से चुन के आएंगे। और 2 नंबर का धंधा अभी भी मैं बोलता हूँ, ये हम ऐसे घर घर जाकर रोते रहे घूमेंगे और स्टेज से नहीं बोलेंगे कि नौजवान बिगड़ रहे और मालेगांव में 2 नंबर का धंधा चल रहा है। शान हिंद चुन के आने के बाद में किसमें मजा ले, वो यहाँ पे 2 नंबर का धंधा करके देख के बताए। कोई होगा पूरे शहर के अंदर 2 नंबर धंधा करने नहीं देंगे हम। तुमको इस्लाम माशरे के नाम पे तुम चुन गया, मजहब के नाम पे चुन गया, तुमने कौन सा मजहबी काम किया? अब्दुल मालिक जैसे आदमी के ऊपर फायरिंग होती है। अब्दुल मालिक मेरे काफी नजदीक का है, मेरा छोटे भाई जैसे मेरी उसकी मोहब्बत है। आज बोलते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उसको बचा लिया, होम मिनिस्टर ने उसको बचा लिया। वो असेंबली का मेंबर नहीं है, तुम असेंबली में बैठे, तुम्हारा देवेंद्र फडणवीस से दोस्ताना है, ऐसा वो बोलते। इनका अमित शाह से दोस्ताना है, इनका चीफ मिनिस्टर इनका दोस्त है, चीफ मिनिस्टर के जूते ये संभालते। इनका काम नहीं था कि जो गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे डालना। अगर कभी इसके आगे कभी भी फायरिंग की बात थी, शान हिंद चुन के आने के बाद में इंशाल्लाह वो सलाखों के पीछे रहेगा। मेरे नौजवानों से गुजारिश है, ये गलत रिवायत जो पहले से पड़ी है, कामचोर का फुलार करना, ये आप बंद करो। आप अपने खुली आंखों से देखो कौन शहर में काम करता है, कौन शहर में दिखता है। 12 नवंबर में कौन था, गढ़ यात्रा पे कौन था, MSc कॉलेज के ऊपर कौन था, सिविल हॉस्पिटल यहाँ से वहां चले गया, ये हमारे नुमाइंदे ने कुछ नहीं कर पाया। पूरी नेशनलाइज बैंक उधर चले गई। आज हमारी माँ बहनों को मौसम पुल के उधर जाकर रात भर लाइन लगाना पड़ता। इतना बेशरम और बेहिस मैंने आमदार नहीं देखा। आजी माजी दोनों आमदार की मैं बात करता हूँ। फ्लाईओवर 8 साल से बन रहा, दोनों फ्लाईओवर चालू नहीं कर पा रहे। 1 साल में दादा भूसे ने ब्रिज बना लिया, वो ब्रिज चालू हो गया। ये शहरियार को तकलीफ देने वाले इनकी सियासत है, ये हमको बंद करना पड़ेगा, बंद करना चाहिए। आज थोड़ा डैम और फ्लो हो रहा, डैम के 6 खिड़कियां खुली, 1.5 महीने से पानी बह रहा और हमारे शहरियान को 2 दिन आड़ से नागे से पानी मिल रहा। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी को 1 दिन आड़ किया जाए। हमको अब ये सारी तकलीफ इंशाल्लाह दूर करना चाहिए, दूर होना चाहिए। अब आप सोच समझ के पढ़े लिखे उम्मीदवार को आपको दोनों को आपने परख चुका, दोनों नाअहल है। एक तो जाहिल है, उसको कुछ समझता भी नहीं, वो पार्टी में क्या लाया और क्या नहीं लाया उसी को मालूम है। दोनों को शहरियान ने रिजेक्ट कर चुका है। आप जो बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और शहर में जो बदलाव लग रहा है, आप इसी तरह 30 तारीख तक आप पुरजोश हो, इंशाल्लाह बदलाव होगा। शुक्रिया।